तुम्हें कुछ शर्म हया है कि नहीं? ये क्या अपना आप छलकाती फिर रही हो? आइंदा तुम खुद को ढांपे बगैर नहीं फिरोगी। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना। इसके बावजूद भी तुम ऐसे ही फिर रही हो। क्या तुम्हें मेरी बातों की कुछ समझ नहीं आती? अलीना गली के बच्चों के साथ मिलकर आम के दरख्त से कच्ची केरियां तोड़ रही थी। वो उछलकर बार बार दरख्त की डाली पर लकड़ी मार रही थी। कब का इसका दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था और खदोखाल इसके बिल्कुल वाज़ा हो रहे थे। फखर खानजादा का तो पारा हाई हो चुका था। 15 साला अलीना बार बार उछलने से इसका जाहिर होता वजूद इसके खून खोलने पर मजबूर कर रहा था। वो 100 बार इस लड़की को मना कर चुका था कि कच्चे आम अब तुम बिल्कुल भी नहीं खाओगी। लड़कियों के लिए खट्टी चीजें अच्छी नहीं होती। उम्र से पहले ही वो बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन वो लड़की इसकी बात को नहीं मानती थी। ये तो वो कच्चे आम को तोड़ के खाती या फिर अमले के दरख्त पर चढ़ी होती। फखर खानजादा का पैमाना आज लबरेज हो चुका था। इस लड़की का वो जिस कदर लिहाज कर रहा था, ये तो इतनी ही बिगड़ती जा रही थी। फखर के खौफ से वहां के बच्चे पहले से ही इधर उधर भाग चुके थे। फखर खानजादा आगे बढ़ा, अलीना का हाथ पकड़कर इसे घर की तरफ ले गया। फखर की हवेली की बिल्कुल सामने ही ये दरख्त मौजूद था। वो कहने लगी, खड़ूस कही के, छोड़े मुझे। जब भी आते हैं अपना हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं। मैंने ये आम दरख्त से तोड़कर खाई है, तुम्हारे पैसों की नहीं, जो मुझ पर इतना चिल्ला रहे हो। वो अपना दुपट्टे को संभालती हुई आई थी, मगर वो घर के अंदर दलान में लाकर इसे छोड़ चुका था। अलीना एकदम से गिर चुकी थी। इसने जो फ्रॉक पहन रखा था, इसका गला बहुत ही ज्यादा डीप था। फिर एक बार फखर की नजर इसके रो नाइयों पर गई तो वो तो ये देखकर पहले से भी ज्यादा आग बबूला हो चुका था। कहने लगा, तुम क्या छोटी बच्ची हो? मैंने तुम्हें सारा जरूरी सामान तो लाकर दिया है ना, फिर तुम क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करती? नीचे गिरते ही वो मुंह बसूल कर उठी थी। फिर घूर कर फखर को देखने लगी। कहने लगी, मैं वैसे ही रहूंगी जैसा मुझे पसंद है। बिला वजह आप मुझ पर क्यों हर वक्त हुक्म चलाते रहते हो? जब देखो गुस्सा करते रहते हैं। वो बच्चों की तरह सुसक कर रोते हुए ये सब कुछ बोल रही थी। यह कहकर जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो वो इसे बाजुओं से पकड़ चुका था। कहने लगा, अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपा कर रखो। कोई बच्ची नहीं हो तुम जो हर बार समझानी पड़े। मैं पहले भी प्यार से कह चुका हूँ, ऐसे सब अच्छा नहीं लगता। गली के बच्चों के साथ जब देखो खेलती ही रहती हो। वो उन बच्चों के साथ मिलकर कच्ची केरियां तोड़ती हो। ऐसी कच्ची खट्टी चीजें खाना तुम बंद कर दो। पहले तुम अपनी हालत देखो कैसी होती जा रही हो। तुम्हारी उम्र 15 साल है और तुम्हारा फिगर उम्र से पहले ही बढ़ता जा रहा है। और कितना खाओगी? और चलो जाओ, शाबाश। मैंने जो तुम्हें सामान लाकर दिया है इसे पहनो। आइंदा मैं तुम्हें इस सामान के बगैर ना देखूं। अलीना मासूमियत से कहने लगी कि मुझे ये सब नहीं पता कि इसे कैसे पहना जाता है। बड़ी कोशिश की थी मैंने, मगर सब कुछ गलत हो गया। वो जिस अंदाज में बोली थी, फखर के सोए हुए जज्बात जाग चुके थे। फिर वो अगले ही पल कहने लगा, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे अपने आप को कवर करके रखते हैं। वो इसे बाजू से पकड़कर कमरे में लाया था। अलीना अब इसके पीछे मासूम बनकर खड़ी हुई थी। तभी वो कहने लगा, उतारो अपना दुपट्टा। इसने अपना दुपट्टा हिचकिचाते हुए उतार कर एक तरफ रखा तो वो मुस्कुराते हुए इसके आगे बढ़ा। फिर कहने लगा, चलो शाबाश, अपना फ्रॉक उतारो और अब तुम्हें समझाऊंगा कि ये कैसे पहना जाता है। फखर ने ये कहते हुए फौरन अपना हाथ इसके, यार वो सब तो ठीक है, मगर तुम जो कह रहे हो वो नामुमकिन है। तुम समझो ना मेरी भी परेशानी को। अगर कोई भी मुझसे सवाल करेगा या फिर पूछेगा तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा? फखर परेशानी के आलम में अपना सर पकड़कर बैठ चुका था, जबकि सामने बैठा शख्स पानी का पूरा गिलास एकदम से गटक चुका था। देख यार, तू मेरा पक्के वाला दोस्त है। आज मैंने तेरी कोई भी बात से इनकार नहीं किया है। तुझे जब जब मेरी जरूरत पड़ी मैं तेरे काम आया हूँ। अब बस, अब और नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। देख, अगर ये लड़की मेरे साथ रहेगी ना तो मेरे लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मैंने कौन सा बाहर की दुनिया में घर बसाना है। एक दफा मैं बाहर सेटल हो गया ना, तब मैं इसे भी अपने पास बुला लूंगा और मैं तुम्हें इसके पूरे पैसे भेजता रहूंगा। प्लीज समझो मेरी बात को।
बेशक ये घर में तेरे किसी भी कोने में पड़ी रहेगी। ये बहुत मासूम है, कोई शरारत या फिर शिकायत नहीं करेगी। देख मेरे साथ तू है, मुझे पता है तू कैसा है। अगर मैं इसे किसी और के हवाले करके गया तो पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। फखर ना चाहते हुए भी अहद की बात मान चुका था। इस वक्त दोनों होटल में बैठे होते थे। चलता हुआ वो जब गाड़ी की तरफ आया, गाड़ी की तरफ जैसे जैसे फखर के कदम बढ़ते जा रहे थे, उसकी नजर सामने फ्रंट सीट पर बैठी हुई लड़की पर जा रही थी। शीशा गाड़ी का खुला हुआ था और टेडी बेयर इसने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो बच्चों की तरह ना जाने जिसकी बातें कर रही थी। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, मगर बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग था। तो वो खुद को कोई 7-8 साल की बच्ची समझती थी। इसके बाल लंबे घने, जिन्हें वो 2 पौनियों में दाएं बाएं किया गया था। इसके सीने पर वो बाल आए हुए थे। जैसे ही इसकी नजर अहद के साथ फखर पर पड़ी तो कहने लगी, अरे वाह अहद भाई, ये आपके दोस्त हैं क्या? ये तो बिल्कुल हीरो जैसे दिख रहे हैं। फिर मुस्कुराकर अहद कहने लगा, अलीना इनसे मिलो, ये फखर अंकल हैं। वो अपना हाथ फौरन आगे बढ़ा चुकी थी। झुझकते हुए फखर ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो ऊंची लंबी खतकाट की बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका दिमाग बच्चों जैसा था। फिर अहद इसे समझाकर कहने लगा, देखो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं जब तक वापस नहीं आ जाता तुम फखर अंकल के घर ही रहना। ये अंकल तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट्स लाकर देंगे और नूडल्स भी तुम्हें लाकर देंगे। तुम जो कहोगी, चिप्स बिस्किट वो सब तुम्हें लाकर देंगे। अलीना ये सुनकर थोड़ी उदास हुई थी। फिर इसने गुस्से में आकर अपना टेडी बेयर जमीन पर फेंक दिया। फिर वही सड़क पर बैठ के एड़ियां रगड़ते हुए बच्चों की तरह रोने लगी। कहने लगी, नहीं भाई, आपके साथ बाहर जाऊंगी। मुझे पता है अगर आप एक दफा बाहर चले गए फिर वापस नहीं आएंगे। मम्मा पापा भी जिस तरह मुझे छोड़कर चले गए थे, उसी तरह आप भी हमेशा के लिए चले जाएंगे। मुझे किसी के भी साथ नहीं जाना। ये कहकर वो अहद के साथ लग चुकी थी, मगर अहद तो इसे अपनी जान ही छुड़वा रहा था। अलीना के माँ बाप का 4 साल पहले ही सफर के दौरान एक सफर में बुरी तरह एक्सीडेंट होने की वजह से वो दोनों वफात पा चुके थे। अलीना भी इन्हीं के साथ थी। वो अकेली जिंदा बच चुकी थी। 1 माह तक वो बेहोशी के आलम में मौजूद थी। दिमाग शरीर चोटें भी आई थी। वो होश में जैसे ही आई, अहद ने इसके सामने धाड़े मार मार कर रोते हुए बताया, अलीना को बताया कि अब माँ पापा नहीं रहे, वो इंतकाल कर गए हैं। अचानक से ये सुनते ही इसे इसके जहन पर अब अटैक आ चुका था। वो मजीद 1 हफ्ते तक कोमे की कैफियत में रही। फिर वो जब होश में आई तो इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। सदमे के मारे वो हाल को भूल ही चुकी थी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो गई थी और फिर माजी में ही रहने लगी। अहद इसका सगा भाई नहीं था, बल्कि इसके वालिद की पहली शादी में से था। पहले से ही अलीना और अहद की कोई खास बनती नहीं थी। अलीना जबकि मासूम सी थी, वो अपने माँ बाबा और अहद के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। इसके माँ बाप को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। अब अहद अपने माँ बाप की सारी दौलत लेकर बाहर जाना चाहता था। अलीना को वैसे ही पागल करार देकर सारी जायदाद वो अपने नाम कर चुका था। अब इन पैसों से वो बाहर जाकर अय्याशी करना चाहता था और बाहर मुल्क में ही अंग्रेजी लड़की से शादी करने के भी वादे कर लिए थे। इसलिए वो अपने दोस्त फखर के पास इस लड़की को छोड़कर जाना चाहता था, ताकि दोबारा कभी आ ही ना सके। फिर इसके साथ फखर जो कुछ भी करे उसकी बला से इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। फखर इस सारे गेम से नावाकिफ था। वो बच्चों की तरह रो रही थी। रोती हुई अलीना को देखकर अहद ने इसे उठाया था और फखर को इशारा किया था। आज तक किसी लड़की को फखर ने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो इसे बच्ची समझकर आगे बढ़कर हाथ लगाया था, जो कि वो इससे 15 साल छोटी थी। कहने लगा, आप फिक्र मत करें अलीना, मेरे साथ चलें, मैं बहुत ज्यादा आपको चीजें लेकर दूंगा। अभी वापस आ जाएंगे आपके भाई। वो भी बच्चों की तरह रो रही थी और वो इसे बच्चों की तरह कमर से पकड़कर उठा और गाड़ी में बिठाकर गाड़ी चला चुका था। वो भैं भैं करके सारा रास्ता रो रही थी, यहाँ तक कि इसने फखर के चेहरे पर रोते रोते चुटकियां भी काटी थी। फखर भी बड़ी मुश्किल से जब्त कर रहा था। इसने तो गाड़ी लॉक करके रखा हुआ था, वरना ये तो कब का गाड़ी से छलांग लगा चुकी होती। अभी वो रास्ते पर ही जा रहे थे, तभी अलीना ने स्टीयरिंग पर हाथ रख दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, मैं आपकी गाड़ी भी तोड़ दूंगी और आपको भी मार दूंगी।
मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हैं ना आप? अगले ही पल फखर ने इसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ के रख दिया था। कहने लगा, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। अगर तुमने मजीद एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हलीना इसकी डांट सुनकर घबरा चुकी थी। वो काम कर फौरन टेडी बेयर को अपने मुंह के आगे रख लिया। ये दोनों घर पहुंच चुके थे। इसने गाड़ी हवेली के बाहर ही रोकी थी। अलीना तो एक छोटे से घर में रहती थी। जब फखर की इतनी बड़ी हवेली देखी और इतना बड़ा लॉन देखा तो वो खुशी से चहक उठी थी। कहने लगी, आपका इतना बड़ा घर है? फिर फखर भी कहने लगा, हाँ, खैर से मेरा ही है। चलो शाबाश, अंदर चलो, मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। कहने लगी, आपको तो इतना बड़ा घर है, यहाँ पर तो पूरा शहर ही आकर रह ले। और कौन कौन रहता है आपके घर में? वो खुशी से बच्चों की तरह उछलती कूद रही थी, सीढ़ियां चढ़ती हुई अंदर आ रही थी। फखर ने एक नजर इसे पलटकर देखा तो इसकी नजर इस लड़के की गर्दन से नीचे रोनाइयों पर टिककर रह गई थी। इसका बच्चों वाला ज़हन था इसका, मगर जिस्म से वो एक भरपूर जवान लड़कियों जैसी थी। शायद इसने अभी तक अपने आप को कवर करना शुरू नहीं किया था। इसे इसका वजूद अच्छा लग रहा था। वो फौरन अपनी नजरें फेर गया। फखर ने आज से पहले किसी लड़की के साथ इस तरह से रिश्ता नहीं रखा था और ना ही किसी लड़की से बात की थी। वो अपने काम के अलावा किसी लड़की को अपने पास भटकने भी नहीं देता था। फिर कहने लगा कि सिर्फ मैं ही इस घर में रहता हूँ। मुलाजिम तो घर साफ करके और खाना बना के चले जाते हैं। ये सुनकर अलीना हैरान हो चुकी थी। फिर बड़ी मासूमियत से कहने लगी, अच्छा, फिर मैं इस पूरे घर में मलिका बनकर रहूंगी। अंदर जाने के बाद वो फौरन सोफे पर उछलने कूदने लगी थी और साथ साथ में अपने टेडी बेयर से कह रही थी कि देखो बन्नी, ये घर कितना खूबसूरत है। सही में हम दोनों तो यहाँ पर ऐश करेंगे। इस लड़की का ये बचपना फखर को कुछ कुछ अच्छा भी लगा था। जब खाने का वक्त हुआ तो वो बहुत ही हड़बड़ी में खाना खा रही थी। खाना आधा मुंह से बाहर गिर रहा था। इसकी यह हरकत फखर को थोड़ी अजीब लगी थी। वो इसके पास बैठकर कहने लगा, देखो, ऐसे जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते, आराम आराम से खाते हैं। खाना जाया नहीं करना चाहिए। वो इसके मुंह में चम्मच डालकर अपने हाथों से खाना खिला रहा था और वो बिल्कुल सहम कर बैठी हुई थी। इसके हाथों से खाना खाने के बाद इससे कहने लगी कि अच्छा, ऐसे खाते हैं। वो देखकर इसे मुस्कुरा रहा था। अपने कमरे के साथ वाला कमरा ही अलीना को इसने दे दिया था कि ये लड़की, ये अब से तुम्हारा कमरा है। रात में सो जाना और रात को भटकती मत रहना और इधर उधर की बिलावजा पंगेबाजी भी मत करना। आई कुछ समझ तुम्हें? वो खामोशी के साथ इस कमरे में आ चुकी थी। इस कमरे को अलीना ने एक नजर देखा और फिर बेड पर आकर लेट गई। वो बेड पर गिरते ही जमाई लेते हुए सो चुकी थी, जबकि लैपटॉप पर फखर भी कुछ काम करता रहा और फिर सोने के लिए लेट गया। कमरे में खूब अंधेरा करके इसे सोने की आदत थी। आप गहरी नींद में फखर खानजादा सो रहा था। अपने करीब जब इसे सनसनाहट महसूस हुई। बादल भी आज बाहर गरज रहे थे। बारिश तेज हो रही थी और गहरी नींद में था। तभी इसे ऐसा लगा कि जैसे कोई इसके कमरे में दरवाजा खोलकर दाखिल हुआ है और फिर इसके कंबल में किसी की घुसने की आवाज आई। ये गर्म वजूद इसके वजूद से टकराया था। फकर गहरी नींद में होने की वजह से वो जान ही ना पाया। सब कुछ इसे यह ख्वाब सा लग रहा था। जब भी कोई इसे अपनी बाहों में जकड़ चुका था, ख्वाब में ही फखर भी जैसे अपना आप भुला चुका था। इसने करवट बदलकर इस हसीन सरापे को अपनी बाहों में भर लिया। ये जो भी था ख्वाब में देख रहा था, हकीकत में वो वही सब कुछ करना शुरू कर चुका था। इस हसीन सरापे को अपनी बाहों में भरकर इसकी कमर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था और अगले ही पल इसके नाजुक लबों को अपने लबों में कैद करने ही लगा कि इसे अपने कानों में चिल्लाने की आवाज आई। चिल्लाने की आवाज पर फखर हड़बड़ाकर बैठा था। अंधेरे कमरे में इसने फौरन लैंप जलाया। अपने सामने देखा तो इसकी जान ही लबों पर आई थी, क्योंकि ये तो अलीना थी जो इसके बेड पर बैठी हाँफ रही थी। रोते हुए कहने लगी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर रहे थे आप मेरे साथ? ऐसे तो फिल्मों में हीरो हीरोइन करते हैं। मैंने देखा था छुप छुप कर। एक बार टीवी पर यह सीन चल रहा था। हीरो हीरोइन को अपनी बाहों में भरकर इसके साथ पता नहीं क्या बेशर्मियों वाली हरकत करता है। आप मेरे साथ वही सब कुछ कर रहे थे ना? फखर का तो खून खौल उठा था। कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे रूम में, मेरे बेड पर, वो भी रात के इस पहर। तुम्हें तो मैं छोटी बच्ची समझता था और तुम करना क्या चाह रही थी मेरे साथ?
डर कर वो खड़ी हो चुकी थी। कहने लगी कि मैंने क्या करना था, मुझे तो डर लग रहा था। मैं तो आपके पास सोने आई थी, मुझे अकेले डर लगता है। वहाँ घर में भी मैं अहद भाई के रूम में मैट्रेस बिछाकर सोती थी। मुझे बहुत खौफ आ रहा है। बारिश हो रही है और बादल गरज रहे हैं। तभी बिजली चमकी थी और वो जलता हुआ लैंप भी बुझ चुका था। अगले ही पल वो चिल्लाती हुई उछलकर बेड पर आई और अंधेरे में ही फखर को ढूंढकर इसकी गोद में बैठ चुकी थी। प्लीज प्लीज फखर, मुझे बचा ले, मुझे डर लग रहा है। अभी रात के अंधेरे वाला भूत आ जाएगा और मुझे आकर खा जाएगा। फखर का तो पारा हाई हो चुका था। एकदम से इस निस्वानी हुस्न से भरपूर लड़की को अपनी गोद में बैठा देखकर फखर के जज्बात उबल मारने लगे थे। वो इस लड़की को अपनी गोद से हटाना चाहता था, जो इसके तन बदन में आग लगा चुकी थी और जज्बात को बार बार भड़का रही थी। मगर वो तो अपनी बाहें इसके गले में डाले इससे चिपके रोए जा रही थी। गले लगकर कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप मेरे मामा बाबा को बुलाएं, अहद भाई को बुलाएं, मुझे अपने घर जाना है। वो मजीद इसके करीब सिमटी चली जा रही थी। फखर ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। फिर एक बच्ची समझकर वो कहने लगा कि देखो अलीना, मेरी बात सुनो, तुम मुझसे अलग हो, तुम मुझसे अलग होगी तो ही मैं जाकर सामने दराज से टॉर्च लेकर आऊंगा। तुम जिस तरह मुझसे चिपकी हुई हो, मैं कैसे उठूंगा और रोशनी कैसे करूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो इसे जैसे तैसे समझाता हुआ खुद से दूर कर गया और टॉर्च ऑन कर गया। वो सचमुच काफी डरी हुई थी, पसीने से शराबुर थी। फखर को एक तरह से इस पर तरस भी आ रहा था। वो इसके पास बैठ गया, कहने लगा, डरना बंद करो, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह वो इसे स्टोरी सुना रहा था और वो धीरे धीरे स्टोरी सुनते हुए इसके बेड पर ही सो चुकी थी। फखर ने इस पर कंफर्टर दिया और फिर खुद सोफे पर बैठकर इसे देखने लगी। मासूमियत से भरा हुआ चेहरा, मगर ज़हीन बच्चों जैसा। इसके ज़हीन में बार बार और तरह के ख्यालात आ रहे थे। आखिर वो भी एक मर्द था और बार बार लड़की का छूना इसके जज्बात भड़का रहा था। मगर अपने जज्बात को काबू करके वो सोफे पर ही सो गया। अगले रोज जब वो ऑफिस से घर आया तो घर का बिगड़ा हशर देखकर इसका दिमाग घूम चुका था। कांच के टेबल पर पड़ा हुआ गलदान टूटा हुआ था, यहाँ तक कि फ्रिज पर बिखरा हुआ खाना और सामान, और किचन में अभी भी ठक ठक की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो किचन में गया तो गुस्से से चिल्ला ही उठा था, क्योंकि किचन में 2 बिल्ली के बच्चे उधम मचा चुके थे। पूरे घर में इसकी आवाज गूंजी थी, मगर इसे कहीं से भी अलीना नहीं मिली थी। जैसे ही वो बाहर आया तो सामने वो लड़की आम के पेड़ से आम तोड़ रही थी और गली के बच्चे भी पास खड़े थे। अलीना का तो बस सारा दिन इन्हीं सब में गुजर चुका था। गली में ना जाने कहां से इसे बिल्ली के 2 बच्चे मिले थे और वो इन्हें उठाकर घर ले आई थी। फखर के चिल्लाने पर वो सहम कर वापस आई थी। कच्ची कैरियां इसने गोद में भरी हुई थी। कहने लगी, वो कि क्या हुआ, आप भी खाएंगे क्या कच्ची कैरियां? इसे घर के अंदर लाया था। कहने लगा कि क्या बच्ची हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर रही हो तुम? मेरे घर का हशर बिगाड़ के रख दिया है। मुझे अपने बेड की चादर पर एक सिलवट भी पसंद नहीं और तुमने मेरे घर का हशर कर दिया है। जल्दी साफ करो अभी के अभी इसे, वरना मैं पता नहीं क्या करूंगा तुम्हारा। अगर मुझे खून माफ हुआ तो मैं वो तुम्हारा कर दूंगा। और इस पर धाड़ा था। अलीना ने सहम कर इसे देखा था। कहने लगी, मेरे नाजुक नाजुक हाथों को देखिए भला, मैं इतना काम कैसे कर सकूंगी? वो कहने लगा कि कोई नाजुक नहीं हो तुम। जब कच्ची केरियां खाती रही हो तब तुम नाजुक नहीं थी, जब घर में बिगेड़ा किया तब नाजुक नहीं थी। अब चुपचाप ये सारा सामान समेटो, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं तुम्हारे साथ। वो डरते डरते सारी चीजें उठाकर इधर उधर रखने लगी। जैसे तैसे वो सफाई कर चुकी थी और फिर भय भय करके रोने लगी कि मुझे अपने भाई के पास जाना है। अब इससे फखर भी उकता ही चुका था। इस घर में इसे आए हुए अभी दिन ही कितने हुए थे, मगर अब मजीद इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इसने तंग आकर अहद को कॉल करना शुरू कर दी थी कि कब वो अपनी बहन को यहाँ से ले जाएगा। इतने दिनों में इसने एक दफा भी कॉल करने की भी कोशिश नहीं की थी। अब इसे कॉल लगाया तो नंबर बंद जा रहा था। जो पाकिस्तान वाला नंबर था इसका, वो भी बंद कर चुका था।
कुछ लोगों से इसने फखर के बारे में पूछना चाहा, मगर बेसित था। अच्छे बुरे का इस लड़की को कुछ भी पता नहीं था। वो भरपूर जवान तो हो चुकी थी, लेकिन इसे अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है वही नहीं पता था, और किस तरह अपने आप को ढांप कर रखना है इसे कुछ भी पता नहीं था। मजबूरन फखर ने ही इसको एक टीचर की तरह इसे अपने सामने बिठाया। अब समझाया था कि वो अब छोटी बच्ची नहीं रही, इसलिए मैं कुछ तुम्हें सामान मंगवा कर दे रहा हूँ। तुम्हें इससे पहना है, और आइंदा तुम अपना दुपट्टा उतार के नहीं घूमोगी, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। हमेशा तुम खुद को छुपाकर अपने दुपट्टे में ही रहोगी, और बच्चों के साथ गली में खेलते दिखाई ना दो। वो समझा रहा था इसे, और वो चुपचाप सर हिलाकर जैसे समझ भी रही थी। कुछ पैकेट लाकर फखर ने इसे दिया था और कहने लगा, इस्तेमाल करो आप इनका। इन्हें लेकर वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी, मगर अलीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन सबको कैसे पहनना है और इन चीजों का कैसे इस्तेमाल करना है। वो अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। वो बाहर आकर फखर से कहने लगी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, क्या मेरी आप हेल्प कर देंगे? एक दफा मुझे पहनाकर दिखा दे, इसके बाद मैं खुद कर लूंगी। इस लड़की की बातों पर फखर अपना सर पकड़कर बैठ चुका था। पहले तो वो कुछ सोचता रहा था, आखिर में फिर इसे यही हल मिला था कि इस लड़की को किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर के यहाँ दिखाना चाहिए। कोई इलाज तो होगा इसका, ये ऐसी तो शुरू से नहीं थी। अगर इसका इलाज किया जाए तो ये ठीक भी तो हो सकती है। इसे लेकर अगले रोज वो डॉक्टर के पास चला आया था। वो डॉक्टर इसका जानने वाला ही था। इसके क्लिनिक में जब वो दाखिल हुआ तो इसका हाथ अलीना ने पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में टेडी बेयर भी पकड़ा हुआ था। कहने लगा, अरे आओ फखर, ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? इसे अब वो क्या बताता कि ऐसे ही वो घुमा फिरा कर बात कहने लगा कि मेरी कजिन है। इसके साथ जिस तरह की ट्रेजेडी हुई थी वो सब कुछ इसे बताने लगा। कुछ टेस्ट अलीना के होने थे, इसका सीटी स्कैन भी होना था, मगर वो तो बहुत ही डरपोक थी। इसने फखर का हाथ पकड़ रखा था। कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे हाथ पकड़ के रखें। अगर आप मेरा हाथ पकड़ के रखेंगे तो मुझे कोई डर नहीं। फखर को अब तो इससे इंसानियत सी होने लगी। डॉक्टर ने तमाम टेस्ट करने के बाद कहा कि अगर इसका भरपूर इलाज किया जाए तो उम्मीद है कि 5-6 महीनों में इसकी याददाश्त वापस आ सकती है। फखर अब सुख का सांस लिया। इसे लेकर वो घर आ चुका था। बच्चों जैसी हरकतें थी इसकी। वो जब भी नहा कर आती तो इसके सामने बैठ जाती। वो लैपटॉप पर काम कर रहा होता तो लैपटॉप लेकर साइड पे करती और इसे कहती कि टांगे खोलें और यहाँ पर टांगे लटका कर बैठे। वो वैसे ही करता तो वो फ्रिज पर इसकी टांगों के बीच बैठकर कहती कि चले अब मेरे सर का मसाज कीजिए, मुझे बहुत सुकून आता है। फखर ना चाहते हुए भी इस लड़की की तरफ वो धीरे धीरे मायल हो रहा था। बेरिहानी से पहले वो इसका ख्याल रखता था, इसका साथ अब इसे अच्छा लगने लगा था। आसपास के घरों में तो अब तो ये बात मालूम हो चुकी थी कि इस हवेली में फखर के साथ एक लड़की भी रहती है। ये बात लोगों के लिए थोड़ी अजीब थी। ये जो लड़का घर में अकेला रहता था, इसने घर में लड़की मुलाजिमा भी नहीं रखी थी, और ना जाने अब ये लड़की इसके पास कहाँ से आ गई। गांव के कुछ बुजुर्ग इसके पास आए थे। कहने लगे कि बेटा, इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? जवाब में फखर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे अपने और इस लड़की के लिए कोई माकूल रिश्ता मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर ये कहने लगा कि ये बीवी है मेरी। मौजूद लोग वहां पर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, क्योंकि वो उम्र में इससे काफी छोटी थी। कहने लगा, अच्छा, मगर हमें तो ये लड़की दिमाग से थोड़ी अजीब लग रही है। तभी फखर कहने लगा कि जैसे भी है मेरी बीवी है ये, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। क्या अब भी आपने कुछ पूछना है? वो कहने लगे कि नहीं, हम तो यही पूछने आए थे कि इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है तुम्हारा। बहरहाल अगर ये बीवी है तुम्हारी तो फिर ठीक है, वरना ये लड़की के साथ बगैर निकाह के रहना, बाकी बच्चों पर और घरों पर क्या असर पड़ेगा। ये कहकर वो लोग वहां से जा चुके थे। सोफे के पीछे से जब वो फखर के कान में चिल्लाई थी, फखर अब हड़बड़ा कर रह गया। वो दोनों हाथ की ताली बजाकर कहने लगे कि इनको आप ये क्या कह रहे थे कि मैं बीवी हूँ आपकी? आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसे कैसे मैं बीवी बन गई आपकी? मैंने तो ना ही दुल्हन बनी और ना ही कबूल है कहा।
अब फखर ने तो ये सोच ही लिया था कि इसी लड़की को वो अपनी दुल्हन बनाएगा, किसी और के हाथ में इसे वो सौंपने का सोच भी नहीं सकता था। कहने लगा, नहीं बनी तो चलो अब बन जाओ, शादी करनी है तुम्हें? वो सर हिलाकर फौरन कहने लगी, हाँ करनी है ना, बिल्कुल करनी है। क्या मेरे आप दुल्हे बनेंगे? मुस्कुराकर फखर ने हाँ में सर हिलाया। वो कोर्ट में इसे ले गया। इसके कुछ दोस्त भी वहां पर मौजूद थे और इसने फिर अलीना से निकाह कर लिया। फिर निकाह के बाद इसे सारा दिन शहर घुमाता रहा, कभी गोलगप्पे तो कभी आइसक्रीम, और कभी क्या तो कभी क्या। वो इसे फरमाइश कर करके खा रही थी। जैसे ही घर पहुंचे वो रात को तो वो अपना पेट पकड़कर हाय हाय करके रोने लगी। इसे यूं हाय हाय करते फखर देखा तो इससे कहने लगा, अरे तुम्हें हुआ क्या है, ऐसे तुम क्यों चिल्ला रही हो? वो किसी हामिला औरत की तरह अपना पेट पकड़कर सोफे पर गिर चुकी थी। कहने लगी कि मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि मेरा बच्चा होने वाला है। फखर का खैखा बुलंद हुआ था। इसकी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा मगर वो कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। अलीना ने इसे हंसता देखकर शर्माते हुए वो अपना टेडी बेयर इसके पास फेंका था। कहने लगी, आप क्यों इतना हंस रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि शादी के बाद ही बच्चा पैदा होता है? आपके साथ सुबह ही तो मेरी शादी हुई है और बच्चा भी अब आने वाला है, मेरा छोटा सा न्यू टेडी बेयर। वो इस तरह की बातें की तो फखर इसके करीब आया और इसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, ये एकदम से कुछ नहीं होता, पागल लड़की कही की। पहले तो तुम्हें मेरे साथ सोना होगा और मेरे साथ प्यार करना होगा, तब जाके 9 महीने लगते हैं बच्चा पैदा होने में। वो ये सब बातें कहकर इसे समझा रहा था और वो कहने लगी कि अच्छा फिर तो आज आप मेरे साथ ही सो जाए, क्योंकि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती अपने मुन्ने के लिए। वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। फखर तो चाहता था कि अभी इस लड़की के साथ अपने ताल्लुकात ना बढ़ाए। इसका इलाज भी अभी चल रहा था। 2-3 माह में डॉक्टर के मुताबिक इसकी तबीयत ठीक हो सकती थी, मगर वो भी तो मजबूर था अपने दिल के हाथों। वो इसे अपनी बाहों के हिसार में लपेटकर अपने कमरे में ले आया था। अलीना तो थोड़ी घबराई हुई थी। जब मजीद वो इसके करीब आने लगा और धीरे धीरे इसे हर एक पर्दे से आजाद करने लगा तो हिचकिचाते हुए अलीना कहने लगी, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं फखर? ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, मुझे बहुत शर्म आ रही है आपसे, प्लीज मुझे छोड़ दें। मगर फखर मजीद अब और सब्र नहीं कर सकता था। कहने लगा कि कर ली है ना आप शादी तुमसे, अब मुझे मेरा हक भी वसूल करने दो। मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ होने नहीं दूंगा। वादा करता हूँ तुमसे, बहुत इंजॉय करेगी तुम भी मेरे साथ। बस जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ करता जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ वैसे ही करती जाना। वो अपने लबों से कभी इसके चेहरे को चूम रहा था तो कभी गर्दन को, तो कभी इसके होठों को चूम रहा था। इसके लबों को अपने लबों से कैद कर चुका था। अलीना भी अब धीरे धीरे इसके आगे बेबस हो चुकी थी। मगर फखर जैसे ही इसके करीब गया और अपने दोनों के सारे फासले मिटाने लगा तो अलीना को एक धचका सा लगा था। इसके पूरे वजूद में दर्द सरायत करने लगा था। वो तो अब चिल्लाने लगी थी। डर और खौफ की वजह से इसके दिमाग में अचानक से एक झटका लगा कि एक लम्हों के 1000वें हिस्से में इसकी याददाश्त तो वापस लौटने लगी थी। वो तो अब जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। चिल्ला चिल्ला कर अब तो वो बेहोश भी हो चुकी थी। एक लम्हे के लिए फखर अब घबरा चुका था। एक पल में तो जैसे सारा नशा उड़न छू हो गया। फौरन अलीना से पीछे हट गया और कहने लगा, अलीना तुम्हें हुआ क्या है? ओह माय गॉड, मैंने अलीना के साथ ये क्या कर दिया? वो अपने आप को ही कोस रहा था, ये जानते हुए भी कि ये लड़की किस फेज से गुजर रही थी। फिर भी वो इसके करीब क्यों आ गया? अपने जज्बात को तो इसने इतने साल दबा के रह रहा था, कुछ महीने और इंतजार नहीं कर सकता था क्या? वो पानी की छींटे इसके मुंह पर मारने लगा। होश में आओ अलीना, प्लीज यार, होश में आओ। अलीना प्लीज अपनी आंखें खोलो। मगर अलीना तो बेहोश हो चुकी थी। कुछ साल पहले होने वाले हादसे का मंजर इसकी आंखों के सामने चला था। जब इनकी गाड़ी से एक बड़ा ट्रक आकर टकराया था, वो कितनी खुश थी और इसके माँ बाप भी कितने खुश थे। मगर एक ट्रक ने आकर इनकी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इस हादसे का मंजर एक बार फिर इसकी आंखों के सामने चला तो वो एकदम से चिल्ला उठी थी, मामा मामा, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मामा, आपके सर से खून निकल रहा है। बाबा बाबा, अपनी आंखें खोलें प्लीज। वो ये सब कुछ रोते रोते बोल रही थी, बिल्कुल ही घबरा चुकी थी।
फखर इसे अपने ख्वाबों में किए हुए था, वरना शायद वो अपनी आंखें बंद करते हुए भागना शुरू कर देती। जैसे ही इसे यकाई शख्स की अपने कानों के पास आवाज आई तो अलीना ने अपनी आंखें खोल दी। फखर को अपने सामने ऐसे देखने लगी जैसे ख्वाब से अभी अभी जागी हो। कहने लगी, मेरे बाबा मम्मा कहाँ हैं? इन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं ना आप? इन दोनों को तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। वो खुद को इससे छुड़वाती हुई बेड से बाहर निकली थी। वो लॉन में भागते हुए आ चुकी थी और इसके पीछे आकर फखर इसे पकड़ चुका था। कहने लगा, होश में आओ अलीना। जब इसने बाहर आते ही खूब अंधेरा देखा तो इसका तो जैसे सांसें रुक चुका था। वो सीढ़ियां पर वही गिर चुकी थी। वो इसी कैफियत में 3 सालों से थी। वो खुद को देखने लगी और अपने हाथों पांवों को देखने लगी। वो तो बिल्कुल बदल ही चुकी थी। वो अब पहले जैसे बच्ची नहीं रही थी। इसने डरते डरते एक नजर फखर को देखा। कहने लगे, कौन है आप? और ये घर किसका है? और मेरे अहद भाई कहाँ है? मामा बाबा तो आप चले गए मुझे छोड़कर। वो अहद को पुकार कर रो रही थी। आगे बढ़कर फखर ने इसे अपने सीने से लगा लिया। वो बस इसके सीने से लगकर रोए जा रही थी। जब इसके कुछ हवास से बेहाल हुए तो फखर को देखकर कहने लगी, कौन है आप? आप मेरे साथ क्या कर रहे थे? क्या आप मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे? तो फखर तो अपना सर पकड़ कर रह गया। देखो अलीना, अपने ठंडे दिमाग से सोचो, फैसले जज्बाती होकर नहीं करते। मैं शौहर हूँ तुम्हारा। तुम्हें मेरे हवाले तुम्हारा भाई करके गया था और वो भी तुम्हारी मर्जी से। और हमारा निकाह आज ही हुआ है और मैं तुम्हारा इलाज भी करवा रहा था। डॉक्टर का कहना था कि तुम्हारी याददाश्त 2-3 महीनों तक आ जाएगी, मगर अब देखो तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। फखर अब बहुत ही खुश था, मगर अलीना के चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। इसे अपना माजी और धीरे धीरे और अपना हाल, इसे सब कुछ याद आ रहा था और शर्मिंदगी से इसे शदीद महसूस हो रही थी। यह गैर शख्स के सामने 2 पागलों की तरह बेवकूफी जैसे हरकतें करती रही। अब इससे वो माफी मांगने लगी। देखिए, मुझे माफ कर दें, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब मेरे हाथ से हो जाएगा। आज भाई भला मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? किसी गैर शख्स के साथ मुझे छोड़कर वो कैसे चले गई? वो तो भाई था ना मेरा। इसके यूं बदले हुए रवैये को देखकर फखर अब दुखी सा हो गया था। कहने लगा, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं शौहर हूँ तुम्हारा और तुम मेरी बीवी हो। हमने इतने महीने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। मैंने तुमसे इसके बाद ही निकाह किया है। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मगर अलीना गुस्से से इसे दूर करके कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा इस्तेमाल किया है आपने। आप दरिंदे हैं, भेड़िया हैं आप। जिस मासूम लड़की की याददाश्त नहीं थी, जिसका ज़हीन बच्चों वाला था, वो आपको मिल गई और आप दरिंदे बनकर जिस्म के भूखे होकर इसके जिस्म का इस्तेमाल करना चाहते थे। सोच तो यही थी ना आपकी। अपने दीदे फाड़े फखर इसे देखता रह गया। इत्तेफाक से अगले ही रोज फखर की कॉल अहद से मिल गई थी। इससे जैसे ही कॉल मिली तो फौरन अलीना ने फखर से मोबाइल छीना था। कॉल स्पीकर पर थी और फिर रोते हुए कहने लगी, भाई आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? प्लीज आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मामा बाबा तो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए हैं और अब आप भी मुझे छोड़कर चले गए गैरों के आसरे पर। पता नहीं ये शख्स मुझसे क्या कह रहा है कि ये मुझसे शादी कर चुका है। मैं तो इसे अपना शौहर नहीं मानती। इसने इस्तेमाल किया है मेरा। दूसरी तरफ से अहद बेजारी से कहने लगा, देखो अलीना, मेरी बला से तुम जियो या मरो, पहले से ही मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही अब है। मैं तो फखर से भी अब यही कहूंगा कि वो तुम्हें या तो अपने पास रखेगा या फिर दारुल अमान में छोड़ आए या फिर कहीं फेंक दे सड़क पर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरत तो मुझे ये है, मैंने इसे 2 महीने पहले कहा था कि तुम्हें दारुल अमान में छोड़ दे, मगर अभी तक इसने अपने ही घर में तुम्हें रखा है। अलीना को तो ऐसे लगा जैसे पूरा आसमान इसके सर पर गिर चुका हो। इसे तो अहद ने अच्छी खासी सुनाकर फोन बंद कर दिया था और अलीना तो एकदम से वही गिर चुकी थी। वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे अपने माँ बाप की खबर पर जाना है। इसे माँ बाप की खबर पर फखर ले गया था और वो अपने माँ बाप की खबरों के साथ बातें किए जा रही थी। वो वहां खड़ा होकर इसकी सारी बातें सुन रहा था। इस लड़के पर फखर को तरस आया था। वो इसके पास जाकर बैठ गया था और कहने लगा कि अलीना, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त किस कैफियत से गुजर रही हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मगर मैं तुम्हें दिलो जान से अपनी बीवी कबूल कर चुका हूँ। अब तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी।
तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अलीना इसके साथ वापस घर आ चुकी थी। पहले तो कमरे में ही बंद थी, धीरे धीरे वो वापस जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी। फखर को बगौर देखने लगी, इसे वो अच्छा लगने लगा था। एक रोज जब वो घर आया तो इसके पास आकर बैठी और इसके आगे हाथ जोड़े हुए सॉरी करने लगी कि मैंने पता नहीं आपको कितना तंग किया। मेरा सगा भाई मुझे आपके पास छोड़ गया। अगर आप भी मेरे भाई जैसे होते तो शायद आप भी मेरा फायदा उठाते, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके मुझे फेंक देते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी वजह से आपको जो कुछ झेलना पड़ा, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। ये कहते हुए वो शर्मिंदा सी हो रही थी और फखर इसे घूर कर देखकर कहने लगा, ये अच्छा तमाशा है तुम्हारा। एक तो मैं पिछले 4 महीनों से तुम्हारा बच्चों जैसा बिहेवियर बर्दाश्त कर रहा था। जानती हो तुमने मेरे नाक में कितना दम करके रखा था, और अब ये रोनी सूरत बनाकर माफी मांग रही हो। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हलीना आंखों में आंसू लिए सर उठाकर कहने लगी कि अच्छा, फिर कैसे माफ करेंगे आप मुझे। ये सुनकर फखर कहने लगा, बस मुझसे मेरे ही तरीके से माफी चाहिए। वो कहने लगी, क्या मतलब है आपका। वो कहने लगा कि देखो, इस रोज मैं तुम्हारे साथ गोल्डन नाइट एंजॉय करने वाला था। मानता हूँ मैंने गलत किया, मगर शायद यही बेहतर था। चलो इस बहाने तुम्हारी याददाश्त तो ठीक हो गई, मगर मेरा सारा मजा तुमने किरकिरा कर दिया था। हलीना का तो चेहरा शर्म से सुर्ख लाल होने लगा, मगर वो कहने लगा कि नहीं नहीं, अब शर्माने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस अब चुपचाप तुम खुद मेरे साथ मेरी गोल्डन नाइट यादगार बनाओगी। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सब कुछ तुम करोगी, तभी मैं राजी हो सकता हूँ, वरना मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं होने वाला। हलीना थोड़ी झिझकती थी, आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर कहने लगी कि अब आप अपनी अलीना बीबी के साथ ऐसा करेंगे। मुझे कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो मासूम बच्ची हूं ना। वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली तो फखर इसे देखकर रह गया। अगले ही पल वो हंसी थी और फखर इसे सीने से लगा चुका था। कहने लगा, हाँ बेबी, अभी तो तुमने एक दिन में अपना ही बेबी पैदा कर लेना था। सही में ड्रामेबाज हो तुम, पूरी की पूरी नौटंकी। वो हंसता हुआ इसे एक बार फिर बाहों में भर चुका था और कमरे में ले आया। हलीना भी मुस्कुराते हुए फखर के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल चुकी थी। बड़े प्यार से वो रात वो इसके नाम कर चुका था। हलीना ने भी इसका पूरा पूरा साथ दिया था। वो रात वो एक दूसरे के नाम कर चुके थे। पूरी रात कमरे में इन दोनों की मोहब्बत भरी सुसुकियां गूंजती रही थी। अलीना को हकीकी मानों में इसने अपने घर की रानी बनाकर रखा था। किसी चीज की कोई कमी आने नहीं दी थी। वो वाकई इस घर में राज कर रही थी। हालांकि इसके माँ बाप की तरफ से इसकी जायदाद का हिस्सा भी बनता था, मगर इसने वो भी भुला दिया था। एक रोज जब वो घर में मामूल के कामों में मसरूफ थी तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फखर ने दरवाजा खोला तो सामने अहद खड़ा था। रोते हुए वो इसके कदमों में गिर गया। कहने लगा कि मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अलीना तो अपने भाई को इतने महीनों बाद और याददाश्त वापस आने के बाद तो शायद पहली बार ही देख रही थी, इसलिए इसके जाल में फंसते हुए वो भी इसके गले लगकर रोने लगी। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। मैंने अपनी बहन के साथ कितना गलत किया, मुझे एहसास हो गया है। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मगर अब फखर इनकार कर चुका था। कहने लगा, अब ये मेरी बीवी है और इसे तुम कहीं नहीं लेकर जा सकते। वो अहद के साथ अलीना को अकेले भेजना चाहता भी नहीं था। अहद भी वही रुक चुका था। अलीना को बिलावजह ही अपनी मोहब्बत दिखा रहा था। जब इसके बारे में फखर ने पूछगिछ की तो ये मालूमात सामने आई कि बाहर जाकर इसने जिस लड़के से शादी की थी वो इसका सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई थी। वो उल्टा इस पर केस कर रही थी कि इस पर वो जुल्म व ज्यादतियां करता रहा, जिसकी वजह से इसका वहां पर केस चल रहा था। वो इस मुल्क से खाली हाथ कंगाल होकर भागकर पाकिस्तान वापस आ चुका था और अलीना के साथ जानबूझकर ताल्लुकात बेहतर कर रहा था ताकि कम अज कम इसे रहने के लिए जगह तो मिल जाए। हकीकत मालूम होते ही इसने अहद की हकीकत अलीना को बताई थी, जिसे सुनकर अहद पर अलीना को शदीद गुस्सा आया था, जो अपने मतलब के लिए इसे इस्तेमाल कर रहा था। चंद दिन बाद ही अहद को पुलिस ने पकड़ लिया था और अलीना जितना हैरान थी उतना ही कम था। बहरहाल इसने अहद के लिए अपने दिल में दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे और वो फखर के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।